जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए जो हम लोग डेली वाइज पर सेट प्रैक्टिस मारते हैं। तो आज का जो टेस्ट सेट प्रैक्टिस होने वाला है दोस्तों, यह कैमे क्रम का है, 16वें नंबर है। ठीक है, इससे पहले मैंने 15 सेट जो है प्रीवियस ईयर का करा दिया। ये 16वां जो नंबर है दोस्तों, ये मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो आइए इस मॉडल प्रैक्टिस सेट को हम लोग करते हैं। अति महत्वपूर्ण है बिहार के डीएलएड एग्जाम के लिए, है ना। तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों, हम लोग ने पूरे कवर करा दिया है ये जो प्रीवियस ईयर था। अब जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट बच गई दोस्तों, इसे भी हम लोग डेली वाइज पे कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए आज का जो है हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, जो हमने नाम इसका डाला है 16वां सेट, है ना यहाँ पे, क्योंकि हम लोग इसमें तो टोटल जो है 35 सेट करना है, इसलिए हमने 16 नाम डाला। ठीक है दोस्तों, लेकिन मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो आइए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 यूनिक पब्लिकेशन का, जिसमें पहला सेक्शन हमारा बनता है सामान्य हिंदी का। तो आइए सामान्य हिंदी को हम लोग देखते हैं क्या है प्रश्न इसमें बना हुआ। देखिए यदि कोई भी सेट में आप लोगों को गलत लगती है कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, तो उसका क्वेश्चन नंबर बयाते लिखे और बताइए कि हाँ सर, और सेट नंबर की हाँ इस सेट में ये क्वेश्चन नंबर गलत है। मैं उसका फिर से रीचेक करके देखूंगा हाँ सही में गलत है या नहीं है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखिए क्या है क्वेश्चन कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों आप लोग लाइक करने में बहुत ही कंजूसी कर रहे हैं, ये लाइक नहीं करिए, ये गलत बात है ना। लाइक पूरे करना है आप लोग को, क्योंकि इतना मेहनत से आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो लाइक तो हमें भी चाहिए, है ना। देखिए ज्वर के कारण मुझे चलने पर डैश हो रही है, ये हमें रिक्त स्थान को भरना है। ज्वर के कारण मुझे चलने में डैश हो रही है, क्या हो रही है दोस्तों, तो हो रही है हमें थकावट। आंसर बनेगा यहाँ पे ए बनेगा। वह वर्तनी वाला शब्द का चयन करे, सही वर्तनी वाले शब्द का हमें चयन करना है। तो कौन सा इसमें सही वर्तनी है, देखिए हिंदुत्व तो होगा, आंसर बनेगा इसका ए। अगला देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड का प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी पेंटिंग 10 हजारों में बिक गई। तो देखिए ये जो रेखांकित किया गया ना, उसे बताना है कि क्या होगा। 10 हजारों में बिक गई, नहीं 10 हजारों में नहीं, 10 हजार में बिक गई। तो आंसर हमारा क्या बनेगा दोस्तों, बी बनेगा। 10 हजार में बिक गई, राइट आंसर बी बनेगा। अगली क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या है हमारा, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। मीठा होती है दोस्तों, नहीं मीठा होता है ना। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, सी। मीठा होती नहीं बल्कि मीठा होता है रहता तो सही हो जाता। अगला नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब होगा कि बिना प्रयास की कीमती वस्तु मिल जाना। आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द में बना के बताना है क्या हो। कुबेर, कुबेर का गिरिराज होगा नहीं, महाराज होगा नहीं, यमराज तो और होगा नहीं, बच गया लास्ट ये यक्षराज। तो राइट आंसर बनेगा हमारा डी। अगला देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जो मोक्ष चाहता हो। तो क्या बनेगा, जो मोक्ष चाहता हो वो बनेगा मुमुक्षु। आंसर बनेगा ए मुमुक्षु। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है, हमें बताना है तद्भव शब्द कौन है। 14, यहाँ पे जो 14 शब्द दिखा गया है ये क्या है, तद्भव शब्द है। उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से ही लिए गए हैं परंतु हिंदी में आने पर जिनका रूप बदल गया है। जैसे आग, संस्कृत में अग्नि बोलते हैं, 14 संस्कृत में चतुर्दश बोलते हैं ना, तो वही तद्भव शब्द होता है। अगली क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है। देशज शब्द कौन है, आंसर बनेगा हमारा सी। कुनगी जो है इसमें देशज शब्द है। कुनगी क्या है, इसमें देशज शब्द है। देशज शब्द किसे कहते हैं, तो उन शब्दों को कहते हैं जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से गृहीत होते हैं, जैसे कटोरा, कौरी, खिड़की, डिबिया, लोटा, है ना, फुनगी, ये सब क्या है, देशज शब्द है। अगला देखिए, दाल रोटी में कौन सा समास है। दाल रोटी में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। आंसर बनेगा बी द्वंद्व समास। दाल रोटी ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। द्वंद्व समास में सभी पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और तथा एवं या अथवा
आदि संयोजन शब्द का प्रयोग होता है। तो दाल रोटी से क्या हो रहा है, दाल तो दाल होती है, रोटी रोटी होती है, दाल और रोटी हो जाएगी ना, तो और आगे इसमें जुड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास हुआ। अगला देखिए, अभिभार्व, अभिभार्व का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? अभिभार्व का विलोमार्थी शब्द है तिरोभाव। आंसर बनेगा सी, तिरोभाव। अविभाव का मतलब होता है प्रकट होना, इसका मतलब होता है क्या, प्रकट होना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, छिपना होगा, अदृश्य होना। अगला देखिए, इनमें से कौन सा शब्द जो है उनकार्थ है? उनकार्थ कौन सा है इसमें? आंसर बनेगा ए, लंगोटी जो है उनकार्थ है ना। संज्ञा में देखिएगा लंगोटा को हम लोग उनकार्थ लंगोटी बोलते हैं ना। अगला देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित सम्मानित जो है काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आंसर बनेगा डी। इनको 1972 में, कब दोस्तों, तो 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द जो है तलवार का समानार्थक नहीं है? तलवार का समानार्थक कौन नहीं है? वल्लभ। आंसर बनेगा सी, वल्लभ जो है तलवार का समानार्थक नहीं है। तलवार का समानार्थक हो जाएगा कृपाण हो जाएगा, असी हो जाएगा, खड़क हो जाएगा, है ना, फिर चंद्रहास हो जाएगा, खंजर हो जाएगा, ये सब होता है तलवार का समानार्थक शब्द। अगला देखिए, किस छंद में द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में तुक नहीं होती है? किसमें नहीं होता है? तो आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा सोरठ में। राइट आंसर बनेगा डी, सोरठ। अगले देखिए, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद कौन सा है? तो मात्रिक छंद आता है दोहा। आंसर बनेगा बी, दोहा। अगला देखिए, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि है? कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि है? आंसर बनेगा हमारा डी, श्रृंगार रस के कवि है। शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? शांत रस की उत्पत्ति होती है संसार के वैराग्य होने पर। आंसर बनेगा ए। अगली क्वेश्चन देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो आंसर बनेगा लटानुप्रास अलंकार। आंसर बनेगा हमारा सी। अगला देखिए, राम नाम अवलंबनु अगला क्वेश्चन है कि राम नाम अवलंबु बिनु परमार्थ की आस, बरसात बारिश बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। इसमें कौन सा अलंकार है? उपयुक्त जो हमने पंक्ति पढ़ा है इसमें कौन सी अलंकार है दोस्तों? तो आंसर बनेगी हमारा सी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला देखिए, वह इष्ट देवता के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तरु की छोटी छोटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सी अलंकार है? उपमा अलंकार है। आंसर बनेगा डी, उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी कविता को छंदों की परिभाषा परिधि से मुक्त कराने वाले थे कौन? हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? तो आंसर बनेगा हमारा ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। अगला देखिए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास है। आंसर सी है। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का हमें उत्तर देना है। देखिए गद्यांश क्या है? एक साधु थे, भिक्षाटन से मजे से दिन गुजारते और आनंद पूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षी सिर पर चढ़ी झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो गाय खरीद कर लाए। गाय को साज संभालने के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी तो महिला से शादी कर ली। परिवार बना। संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तीसरी
सारी सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी, सपनों का जमघट ही शेष रह जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ध्यान देना चाहिए। साधु अपना निर्वाह डैश करके करता था, तो आंसर बनेगा भिक्षाटन करके, आंसर बनेगा सी। अगला सेक्शन जो आता है हम लोग का जनरल इंग्लिश आता है। तो देखिए इसमें प्रश्न क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सुटेबल सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। क्या है, समथिंग वाइडली feared as a possible dangerous occurrence। आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा सेक्टर, आंसर बनेगा ए। सेबेक्टर का अर्थ होता है कोई आगामी संकट, इसका मतलब होता है क्या है दोस्तों, कोई आगामी संकट होता है, आंसर हमारा ए बनेगा। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आंसर क्या बनेगा, देखिए क्वेश्चन पहले हमारा क्या है कि द जज फाउंड हिम डैश ऑफ मर्डर, आंसर बनेगा हमारा गिल्टी ऑफ मर्डर, आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग फ्रेज। क्या है हमारा फ्रेज, वन हु इज आउटगोइंग, वन हु इज आउटगोइंग, इसका मतलब होता है क्या है दोस्तों, वन ही इज आउटगोइंग का मतलब होता है घुमंतु, है ना। तो आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर बनेगा वैगबॉन्ड, वैगबॉन्ड बनेगा, वैगाबॉन्ड, आंसर बनेगा इसका सी। अगली क्वेश्चन देखते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है सेंटेंस, लेट्स गो आउट नाउ, इट इज नॉट डैश एनी मोर, आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा रेनिंग। लेट्स गो आउट नाउ, इट इज नॉट रेनिंग एनी मोर, आंसर बनेगा ए। अगला देखिए, इज टू उसको बोल सकते हैं हम लोग प्रोनाउंसिएट के मामले में। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है सेंटेंस, द डैश क्राउड गेव देयर न्यूली इलेक्टेड लीडर अ मैग्निफिकेंट वेलकम, आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर बनेगा जुबलियंट, जुबलियंट बनेगा, आंसर सी बनेगा। द जुबलियंट क्राउड गेव देयर न्यूली इलेक्टेड लीडर अ मैग्निफाइड वेलकम। अगली क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द सेंटेंस विच हैज नो स्पेलिंग एरर। कौन सी सेंटेंस है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है, वो हमें ढूंढना है। तो आइए देखते हैं, ढूंढते हैं। माई मदर प्रिपेयर्स डिलीशियस चॉकलेट केक्स, आंसर इसकी बन जाएगी सी बनेगी, इसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ग्रामेटिकली एरर। क्या है सेंटेंस हमारा, इच मेंबर ऑब्लिक ऑफ द टीम ऑब्लिक रिसीव अ मेमोरेबल आफ्टर द मैच वॉज ओवर, आंसर हमारा बनेगा क्या, आंसर बनेगी रिसीव मेमोरेबल, आंसर यहाँ पे डी बनेगी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो क्या है सेंटेंस हमारा, द पीपुल फ्रॉम सब कॉन्टेंट आर वेरी डैश, आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर बनेगा सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस, आंसर बनेगा सी। अगला प्रश्न है हमारा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। क्या है सेंटेंस, कियारा विल साइन ऑल द डॉक्यूमेंट्स टुमारो, आंसर बनेगा हमारा ऑल द डॉक्यूमेंट्स विल बी साइंड बाय कियारा टुमारो, आंसर हमारा ए बनेगा। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है सेंटेंस, द यूनिवर्सिटी टीम won द मैच इन द एंड विथ अ डैश कनिंग मूव, आंसर क्या बनेगा हमारा, स्किल बनेगा, स्लिक बनेगा, आंसर बनेगा डी होगा यहाँ पे। कनिंग मतलब होता है क्या दोस्तों, इसका मतलब होता है धूर्तता यानी चालाकी, इसका मतलब ही होता है वही चालाकी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। क्या है सेंटेंस हमारा, अ ट्रिप टू विलेज टेम्पल वाज मेड बाय अ भवानी यस्टरडे, आंसर बनेगा हमारा भवानी मेड अ ट्रिप टू द विलेज टेम्पल यस्टरडे, आंसर सी बनेगा। सिलेक्ट द डोनेशन ऑफ अ हाईलाइटेड वर्ड। क्या है, द ग्यूल
ऑफ द बिजनेसमैन इज वेल नोन टू हिज कंटेम्पोररीज। आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा स्लाइनेस। आंसर हो जाएगा सी, स्लाइनेस हो जाएगा। इसका मतलब होता है कपट। ड्यूल मतलब भी होता है धोखा देना या छल करना। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है सेंटेंस? आई विश किंग विजडम डैश द लैंड लाइक द सन। आंसर हमारा क्या बनेगा दोस्तों? आंसर बनेगा लुमिनेट्स। आंसर बनेगा बी, लुमिनेट्स। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है सेंटेंस? द डॉक्टर डैश हर्ट टू स्टॉप ईटिंग फ्राइड फूड। वो एडवाइस करेंगे ना, तो आंसर क्या बनेगा हमारा? ए, डॉक्टर एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है सेंटेंस? अ डैश माइंड रियरली मीट्स अ डेड एंड इफ कंटिन्यूअस द सर्च फॉर द आंसर। आंसर हमारा क्या बनेगा दोस्तों? आंसर बनेगा कोरियस। कोरियस बनेगा, बी होगा। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है सेंटेंस? और डायलॉग इज डैश बिटवीन टू और मोर पीपल। आंसर क्या बनेगा हमारा? कन्वर्सेशन, बी होगा। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन गिवन सेंटेंस। क्या है? ही सॉ अ क्लोन स्टैंडिंग ऑन हिज हेड ट्राइंग टू डू अ डेयरिंग स्टंट। स्टंट, तो आंसर क्या बनेगा? आंसर जो बनेगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पिक आउट द फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। क्या है सेंटेंस हमारा? वी सॉ अ क्लोन स्टैंडिंग ऑन हिज हेड ट्राइंग टू डू अ ड्राइंग। आंसर क्या बनेगी हमारी? आंसर बनेगी स्टैंडिंग। यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? स्टैंडिंग। अगला देखिए, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन अ गिवन सेंटेंस। तो ये सेंटेंस देखते हैं, फाइनाइट वर्ब इसमें देखना है। तो फाइनाइट वर्ब कौन सी है? देखिए सेंटेंस पहले, द ट्रम्प्स sounded and the judge gave the knights the signal to being। आंसर क्या बनेगा? आंसर हमारी बनेगी साउंडेड और गिव। आंसर यहाँ पे डी बनेगा। अगला देखिए, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। देखिए क्या है सेंटेंस हमारा? रॉबिन इज माई फ्रेंड, ही इज अ जर्नलिस्ट। तो आंसर क्या बनेगी हमारे? आंसर बनेगी बी, रॉबिन माई फ्रेंड इज अ जर्नलिस्ट। अगली क्वेश्चन देखते हैं, द सिंबल इज कॉल्ड। तो इसे क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी मार्क बोलते हैं। आंसर बनेगा ए। अगली सेक्शन जो आती है हमारा गणित का। देखिए गणित में क्या है कि 20,000 की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 25,088 रुपया हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है? दर निकालना है, तो रेट निकालने। तो आइए हम लोग इसको रेट निकाल लेते हैं दोस्तों। हमारे पास मूलधन और मिश्र धन दोनों दिया हुआ है ना। मिश्र धन दिया है 25,088। आपको फॉर्मूला पता होगा दोस्तों, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुने 1 + r/100 के पावर टाइम होता है ना। बस इसी फॉर्मूला पे यूज करना है। तो देखिए ये 25,088 और प्रिंसिपल यहाँ से हटा दीजिए, सीधे नीचे ला दीजिए। इसका कितना है प्रिंसिपल हमारा? 20,000। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से ये गुना में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब इसे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? इसे छोटा भी कर सकते हैं ना। तो अभी आइए पहले यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं 1 + r तो है नहीं, तो यहाँ पे 100 कर लीजिए, प्लस r/100 हो जाएगी। एलसीएम ले लेंगे तो इसके पावर 2, क्योंकि 2 सालों के लिए बोल रहा है, 2 वर्षों में हो जाती है ना। तो अब देखिए ये यहाँ पे जो है इसे आप डिवाइड करिए। डिवाइड करते हैं दोस्तों 2500, इसे कीजिएगा तो 313। तो इसे हम लोगों ने 8 से काटा, ठीक है। तो 3136, इसको 8 से काटे हैं तो 2500 आ गया, ठीक है। तो 3136 जो होता है दोस्तों और 2500 होता है, इसका वर्गमूल भी निकलता है। देखिए ये स्क्वायर को इधर से हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा ना। तो 3136 जो होता है ये 56 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो आपको आएगा। और ये 2500 जो है ना दोस्तों, ये आपको करना होगा 50 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 2500 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या आ गया? 56/50। इधर आ गया 100 + r/100, इतना आ गया, क्योंकि ये स्क्वायर तो हटा दिया हम लोग। तो आइए इतना लिखते हैं, 56/50 इज इक्वल 100 + r/100 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5600 इधर आ जाएगा, इज इक्वल इधर आ जाएगा
आपका 5000 प्लस ये हो जाएगा 50R हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये 5600 है, ये 5000, तो इधर आके घटाइए तो 600 बच जाएगा, इज इक्वल 50R। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटिए 12 टाइम, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई 12%। तो राइट आंसर हमारा क्या निकल गया, हमें तो R ही निकालना था ना, तो 12 निकल गया, R कितना 12%, राइट आंसर हो गया सी। अगली क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कि एक त्रिभुज है GHI और एक और त्रिभुज है KLM के समरूप हैं ये दोनों त्रिभुज। यदि त्रिभुज GHI की परिमिति और त्रिभुज KLM की परिमिति का अनुपात 1:4 है और GH की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो संगत भुजा जो है KL की लंबाई क्या होगी वो हमें बताना है। तो आइए हम लोग उसको बना के देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। पहले तो हम लोग समरूप बनाते हैं, कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक, और एक यहाँ पे त्रिभुज है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है दोस्तों। ठीक है, इसका नाम है GHI और इस वाले का नाम है KLM, इस दोनों का नाम है। तो देखिए 1/4 जो दिया है 2/KL होगा ना, क्योंकि GH इस त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, इस त्रिभुज का यदि परिमाप हम मूल्य लिखते हैं तो GH, यदि GHI का यदि परिमाप, ठीक है, त्रिभुज बटा KLM त्रिभुज के परिमाप इज इक्वल क्या आ जाता है दोस्तों, GH बटा KL आएगा, आएगा ना। तो ये जो इनकी क्षेत्रफल जो दिया है इनकी लंबाई का, कि हाँ इनकी लंबाई क्या है, GH की लंबाई दिया हुआ है KL, तो KL रखेंगे, और ये इसके 1/4 है रेशियो में, तो रखिए ये इसका 1 और इसका 4, और इसका तो वैल्यू पता ही है 2 और इसका वैल्यू नहीं पता है, तो आइए KL का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, KL का निकालना भी है। तो देखिए KL का वही निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, 4 2 8, इधर आ जाएगा KL। तो KL का वैल्यू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। देखिए जो हमारा आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर, तो आंसर मेरा आ गया है बी। अगला देखिए, नीचे दिए गए आकृति के आधार पर दिए गए प्रश्न का हमें उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं कौन सी आकृति है। ये देखिए दोस्तों, यही आकृति है ना हमारे पास। दिया गया क्या कि AB, यदि AB EC के समानांतर हो, AB जो है EC के समानांतर हो, तो हमें एंगल BCD, एंगल BCD ये वाला, इस एंगल के बारे में बोला जा रहा है 72 डिग्री हो, तो हमें BAC का मान क्या होगा बताना है। BAC का मान क्या होगा, यानी ये वाले हमें बताना है दोस्तों। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा ये परिमेय दोस्तों। ये देखिए कैसे होता है, ये जो इसकी लाइन सेगमेंट ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे जो ये ड्रॉ हुआ है इसके पैरेलल, तो ये देखिए यहाँ पे जो ये 72 है ना दोस्तों, ये भी कितनी हो जाएगी 72 हुई होगी अकॉर्डिंग टू परिमेय। अब कैसे होगी परिमेय, तो आइए हम आप लोगों को परिमेय भी दिखा देते हैं कि ये 72 ही क्यों होगी, 72 डिग्री। आंसर पहले देख लीजिए, इसमें 72 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना। आइए दिखाते हैं आपको 72। देखिए दोस्तों यहाँ पे है ना परिमेय दिया हुआ कि वह कोण जो स्पर्श रेखा और जीवा के बीच होती है, स्पर्श रेखा और जीवा ये दोनों है, इसके जो बीच में होती है वही खंड उस जीवा के द्वारा आंतरिक कोण के बराबर होता है। देख रहे हैं यहाँ पे येलो से ये जो किया गया है, ये जो है किसके बराबर है दोस्तों, इसके बराबर है ना। तो हमारा भी क्वेश्चन तो यही था ना कि ये 72 दिया है तो ये कितना होगा, तो आंसर हमारा 72 बनेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक द्विघात समीकरण नहीं है वो हमें बताना है। तो द्विघात समीकरण कौन नहीं है ये देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, ये भी 2x² आएगी ना, और इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आएगा ही आएगा, और नीचे c को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x² है, पहले से 2x², यही है दोस्तों। तो इसे हम लोग बना के देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। पहले a को उठाते हैं, ठीक है ना, पहले ऑप्शन a को उठा के ले चलते हैं और बनाते हैं। क्या है 2x माइनस 2x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 11 इज इक्वल x माइनस 3 प्लस 6 है। इसे हम लोग लिखते हैं 2x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 11 इज इक्वल x माइनस 3 प्लस 6 है। ठीक है, बनाइए, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा 2x² प्लस 8x होगा माइनस 11 इज इक्वल हो जाएगा x माइनस 3 और प्लस 6 हो जाएगी ना। कैलकुलेट करते हैं इसे, देखिए प्लस और माइनस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी x प्लस 3 हो जाएगी, इधर क्या बच जाएगा हमारे पास 2x² प्लस 8x माइनस 11 होगी, है ना।
ये देखिए अब जो ये एक्स है, ये यहाँ पे भी एक्स है, ये नंबर है, ये नंबर है, इधर लेके आते हैं 2x² और यहाँ 8x माइनस एक्स आ जाएगी, -11 पहले से -3 हो जाएगी, इज इक्वल 0 हो जाएगी। इसे कीजिए तो -11 और -3 प्लस हो जाएगी, यानी -14 हो जाएगी। ठीक है, और ये इसमें से घटाइए तो +7x हो जाएगी, और ये हो जाएगी हमारी 2x। ठीक है, 2x² हो जाएगी। तो द्विघात समीकरण के चर जो होते हैं x का अधिकतम मान क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 2 तो है इसका मान, है ना। और भी देखते हैं हम लोग सेकेंड का, कि सेकेंड का भी वही कंडीशन है ना हमारे पास। यहाँ 2x² + 7x -14 आया। नेक्स्ट का देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो इक्वेशन है हमारा 4x × x + 4 -11 = 5x × x + 3 + 5 है ना। इसे भी आप सॉल्व करिए तो क्या आएगा आपको दोस्तों, x² - x + 6 = 0। तो ये भी क्या है, हमारा द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसके भी पावर 2 आ गए। सी को देखते हैं हम लोग। अब सी नंबर जो इक्वेशन है हमारा, x × x + 2 -15 = x × x - 5 + 11 है हमारा। इसे सॉल्व करिएगा तो इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा आपको x² + 2x - 15 = x² - 5x + 11 आएगी। इसे और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 7x, क्योंकि x² कट जाएगा उधर इधर में, 7x - 26 = 0 तो देखिए यहाँ एक घात समीकरण आ रहा है, क्योंकि इसके पास 1 ही है, 2 नहीं है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, सी, क्योंकि हमें दिखाना वही है जो द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये तो द्विघात निकले, ये भी निकले, लेकिन ये नहीं निकला। तो आंसर हमारा क्या बन गया, सी बन गया। अगली क्वेश्चन देखते हैं हम। एक दुकानदार जो है 1330 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से कोको बीज बेचता है और 15% की हानि वहन करता है। अब उसने 1463 रुपये प्रति किलोग्राम से कोको बीज बेचने का फैसला किया, तो इसका परिणाम क्या होगा। तो आइए इसका परिणाम हम लोग देख लेते हैं, उसे लाभ होता है कि हानि होता है। कोको बीज का क्रय मूल्य यानी CP निकालिए, 1330 × 100/100 में से 15 घटा दीजिएगा तो 85 हो जाए, क्योंकि 15% हानि हो रहा है। घटाइए, अब काटते हैं इसको, काटिए, सो काटिएगा, कटेगी 17, 20 और कटेगी क्या, सो काटिएगा, डिवाइड करिएगा तो आपको आ जाएगा 1564.70 आ जाएगी। अब जो हानि हो रही हमारे पास, ये जो हानि हो रही 1564.70 - 1463 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 101.70 आ जाएगी। तो हानि प्रतिशत, ये तो हानि निकल गया, प्रतिशत निकालने का क्या फॉर्मूला, 101.70 × 100 क्या है मेरा 1564.7, ये मेरा है CP है। तो अब काटिए इसको, काटिएगा तो आपका आ जाएगा 6.5% जो है हानि आ जाएगा। तो इसका परिणाम क्या निकला, 6.5% की हमें हानि हो गई। तो आंसर बन गया हमारा सी। अगली क्वेश्चन दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखिए एंगल ACB का मान क्या होगा हमें बताना है। तो आइए, ये भी परिमेय से रिलेटेड ही लग रहा है, ACB यानी यहाँ पे x जो लिखा हुआ है ये भी हमें बताना है। तो आइए इसको देखते हैं क्या आ रहा है इसका आंसर। देखिए इस फिगर को यहीं पे रखने दीजिए, यहाँ से हम लोग बनाते हैं। देखिए एंगल D जो होगा हमारा, एंगल D वो कितना डिग्री हुआ, 60 डिग्री। एंगल D = x, और ये तो 60 होगा, क्योंकि यह इसलिए होगा कि एक वृत्तखंड खंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अतः एक और दोनों जो पर्याप्त हो रहा है हमारे पास x, इसमें जो x निकला और ये जो हमारा 60 हमने लिया है, और अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जैसे 2 में दिया क्या है कि D जो है 60 डिग्री है। ठीक है ना, D क्या है हमारा 60 डिग्री है। जब ये 60 डिग्री है तो x की वैल्यू मेरा कितनी निकली, 60 डिग्री है ना, तो x की वैल्यू भी 60 डिग्री निकली। तो आंसर हमारा क्या मैच कर रहा है इसमें, आंसर हमारा मिल रहा है 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। आंसर तो D होगा, क्योंकि यहाँ पे पहला सिचुएशन दिया है। पहला सिचुएशन है क्या कि पहला ये ट्रायंगल दिया हुआ जिसमें x हमें निकालना था, ACB का मान वैल्यू करना था। दूसरा में दिया है क्या कि D का वैल्यू 60 दिया हुआ है। अभी आप लोग जस्ट पढ़े है ना कि यह जो
वृत्तखंड की कोण होती है बराबर होती है। तो ये जब 60 है तो ये भी कितनी होगी, उतना ही होगी ना एक्स की वैल्यू। तो आंसर हमारा डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रूट अंडर में दिया हुआ है 361 प्लस रूट 625 प्लस रूट 196 का मान क्या होगा। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 14 प्लस 625 का कितना वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, ठीक। प्लस इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9 और 3 39, और इसकी कितनी हो जाएगी दोस्तों 39 में ऐड कर दीजिए इसे 361, तो कितनी हो जाएगी 10 और 6 9 और 10 कैरी 1 400। तो आंसर कितनी आ जाएगी 400 का रूट कितना होता है 20 का होल स्क्वायर होता है। आंसर बन जाएगा सी। अगला देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। यदि आयत का परिमाप 220 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई हमें सेंटीमीटर में बताना है। तो ये निकालते हैं। लंबाई दिया हुआ है 7, एल है 7x और बी है 4x। परिमाप पेरीमीटर दिया हुआ आपका 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। कितना वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों 220 दिया हुआ है। रखिए इसका वैल्यू 2 इंटू एल कितनी है 7x प्लस 4x। अब इसको ऐड कीजिए 11x मल्टीपल 2 यानी 22x हो जाएगा। इधर 22x इज इक्वल, यहाँ पे लिखते हैं 22x इज इक्वल 220 होगी। जो काटिए 22 से 10 टाइम में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 10, है ना। तो हमारे पास लंबाई 7x है, 7 मल्टीपल 10 70 आ जाएगी, 4 मल्टीपल x यानी 40 आ जाएगी। तो हमारा लंबाई 40, चौड़ाई लंबाई 70 और चौड़ाई 40 आ गई। तो हमें चौड़ाई ही तो निकालना था, 40 आ गई। तो आंसर हमारा क्या बन गया दोस्तों सी बन गया। इसमें चौड़ाई निकालनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि ए का 4.8% बी का 1.05% हो तो ए अनुपात बी क्या होगा हमें बताना है। तो आइए हम लोग इसको निकाल के देख लेते हैं क्या आ रहा है। ए का ए गुने 4.8 बराबर बी का 1.05 है ना। परसेंटेज यहाँ पे जो 100 आएगी यहाँ पे भी 100 आएगी, ये 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। ए बट्टा बी कर लेते हैं, इधर आ जाएगा कितना 105 बाई ये हो जाएगा 4.8 है। यहाँ पे इसका डेसिमल हटाइए तो 10 जीरो, इसको हटाइएगा तो 1 जीरो, इसको हटा दीजिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब और काट के देखते हैं हमें क्या आ रहा है। इसको और काटिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आ गया आपको पास 105 और नीचे आ गया 480, है ना। इसे काटिए 7 और इसे काटिएगा तो 15 से काटिएगा तो 32, तो 7/32 है। यानी ए इस टू रेशियो का कितना है 7:32 आया, 7:32। तो आंसर कौन सी बन रही है हमारी, आंसर बन रही है बी। अगला देखिए, यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2x है तब x अवश्य होना चाहिए। x का मतलब वैल्यू क्या होना चाहिए। तो आइए x का वैल्यू हमें निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए हमारा यही ना दिया था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2x है। तो देखिए यहाँ पे जीरो का जो जीरो होगा ना दोस्तों, ये साइन जीरो से बड़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा, उसके बराबर भी होगा, उससे भी बड़ा क्या होगा 1 उसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे जीरो इज इक्वल हम लोग इतना जीरो के बड़ा और बराबर में हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 1/2 प्लस 1/2x लिख सकते हैं, और इससे भी बड़ा और बराबर 1। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए हमने इसको रख दिया, क्योंकि हमें एक्स ही का तो वैल्यू निकालना है ना। तो देखिए जीरो इससे बड़ा और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, और इधर इससे बड़ा और बराबर 2x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x हो जाएगा, इधर आएगा तो इससे बड़ा और बराबर 0 हो जाएगा, यानी एक्स माइनस 1 की होल स्क्वायर होगी प्लस वाई स्क्वायर, उससे बड़ा और बराबर क्या हो जाएगी 0। तो इसकी पॉसिबिलिटी जो आने वाली है एक्स की वैल्यू 1 आएगी और वाई की वैल्यू जो होगी दोस्तों वो क्या आएगी 0 आएगी, है ना। तो हमें तो एक्स का वैल्यू निकालना था, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 1, तो राइट आंसर हमारा बन गया 1। तो आंसर हमारा कितना बन गया डी बन गया, है ना। अगली क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण दिया हुआ है कि cos 7x cos के पावर 7x प्लस साइन की पावर 4x बराबर 1 के वास्तविक मूल अंतराल जो है -पाई और पाई के बीच है। तो आइए हम लोग निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है, बनाते हैं।
यहाँ पे देखिए ये जो है cos 7x इक्वल 1 होगा माइनस साइन के पावर 4x होगा। इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसके बदले क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज हो जाएगा यहाँ पे, तो cos 7 के पावर x इज इक्वल cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसका वैल्यू हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर का cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और ये तो यूं ही रह जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं इसको जो है इधर लेकर आते हैं। ठीक है, तो cos स्क्वायर 7x cos 7x माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0 होगा। ठीक, आगे प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट होगा कि cos के पावर 7 माइनस cos स्क्वायर होगा यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स इंटू cos के पावर 7 cos के पावर यहाँ 2 है यहाँ 5 हो जाएगा, तब तो कॉमन होगा तो 7 फिर से मेरा आ जाएगा x माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0 होगा। तो cos स्क्वायर यहाँ पे cos 5 है माइनस 1 और ये माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पे, इतना लिखे हम इसे cos स्क्वायर इंटू cos की पावर 5 प्लस cos स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं बराबर 0 होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा आया कि cos स्क्वायर x इज इक्वल 0 तथा cos की पावर 5 प्लस cos स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या है 0 ही है। जो cos के पावर 5 था और प्लस cos स्क्वायर माइनस 2 है बराबर 0 ही न है, तो इसका भी वैल्यू 0 है, इसका भी वैल्यू क्या है 0 ही है। तो cos x बराबर 0 होगा, तब cos स्क्वायर x बराबर 1, क्योंकि LHS जो होती है वो RHS की बराबर आ रही है ना। तो यहाँ पे हमारा जो cos x है cos x बराबर 0 आया है, तो cos x बराबर प्लस माइनस 1 होगा। तो x का वैल्यू हमारा माइनस पाई बाई 2 और एक पाई बाई 2 है। तो cos x बराबर प्लस माइनस 1 है और cos x का वैल्यू माइनस 1 हम लेके बनाते हैं, तब क्या होगा x का वैल्यू आएगा 0 और पाई और माइनस पाई होगा। तो x का वैल्यू क्या क्या निकला हमारे पास, x का वैल्यू निकला माइनस पाई बाई 2 0 पाई और माइनस पाई निकला। ये हमारा प्रश्न अनुसार से x बराबर माइनस पाई और पाई के बीच दिया गया है ना, तो इसलिए x बराबर क्या लिखेंगे माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 और 0 होगा। तो आंसर इससे हमारा क्या निकला है, आंसर इससे निकला मेरा बी निकला, माइनस पाई बाई 2 0 और पाई बाई 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x बाई 25 का न्यूनतम पद क्या होगा हमें बताना है। तो आइए इसको गुणनखंड करना ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसको इससे करते हैं, इसको इससे करते हैं। ठीक है, पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, x से इस सब को करना होगा, फिर 5 से इस सब को, फिर इसमें भी x से इस सब को, फिर 3 से इस सब को करना होगा। तो आइए हम लोग गुना करते हैं, क्या आ रहा है हमारा गुना करने पे। तो देखिए आप जब गुना करिए तो आपके पास आएगा x5 और ये रहेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7x 2x होगा प्लस 10। इसको हम गुणनखंड में तोड़ दिए हैं, बाई इधर लिखते हैं x प्लस 3। ठीक है ना, अब गुना भी कर सकते हैं या गुणनखंड इसका बना सकते हैं ना। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 बनेगा, ये गुणनखंड हमने निकाला। ठीक, अब आगे देखते हैं यहाँ पे कॉमन क्या क्या हो रहा है। तो x प्लस 5 तो है ही, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें और इस वाले में, तो उसमें कॉमन हो जाएगा एक होगा x इंटू एक्स प्लस 5 होगा, ये बड़ा ब्रैकेट डालते हैं यहाँ पे, प्लस 2 कॉमन करते हैं तो x प्लस 5 बचेगा ना, बाई एक्स प्लस 3 होगा
यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट डालते हैं, इसमें भी कॉमन एक्स, तो क्या बचा एक्स प्लस 5, यहाँ 5 कॉमन करते हैं तो एक्स प्लस 5 बचा। अब देखिए क्या क्या आ रहा है हमारे पास, कि ऊपर में था एक्स प्लस 5, इसमें कॉमन किए तो एक्स प्लस 2 निकला और एक निकला एक्स प्लस 5 बाई, यहाँ पे क्या निकला एक्स प्लस 3 पहले से था, इसमें से निकला एक्स प्लस 5 और निकला एक्स प्लस 5 ही निकला। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा एक्स बाई 2 और एक्स प्लस 3 आ गया, है ना। हाँ, तो आंसर हमारा क्या आ गया, एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 3। देखिए एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 3 आंसर हमारा ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि आंकड़ा दिया हुआ है 7.5, 7.3, 7.2, 7.2, 7.4, ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसका हमें मोड निकालना है, मतलब माध्य निकालना है दोस्तों, है ना। तो आइए हम लोग इसका माध्य निकालते हैं। सभी संख्याओं को हम लोग क्या कर देंगे, मोड, मोड मतलब बहुलक होता है दोस्तों, है ना। मोड मतलब बहुलक होता है, मीन मतलब होता है माध्य, है ना। देखिए तो मोड हमें निकालना है, मोड वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आए। सबसे ज्यादा बार यहाँ पे क्या आया है, देखिए आप, सबसे ज्यादा बार 7.2 एक बार, 2 बार, और कहा है 3 बार और 4 बार, और कोई देखिए कितना बार आया है, 7.3 एक ही बार आया है यहाँ पे, और बस 2 बार आया है। 7.5 देखते हैं हम लोग, एक बार, ठीक है, 2 बार, बस 2 ही बार। 7.2 जो है हमें 4 बार दिखा सकते। 7.4 बस एक बार। 7.7 एक 2 बार आया है। 7. तो सबसे ज्यादा बार कौन है, 7.2, तो राइट आंसर हमारा क्या बन गया, 7.2, राइट आंसर ए हो गया। अगला प्रश्न क्या है, यदि ए एवं बी प्रत्येक 3 सिक्के उछालते हैं तब दोनों के एक समान हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। हेड आने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों, तो आइए हम लोग निकाल के देखते हैं क्या आएगी इसकी हेड आने की प्रायिकता। 3 सिक्के है ना, तो 3 सिक्के जो है हमारे पास, वो 3 सिक्के का जो हम लोग उछालेंगे, सिक्कों के टॉस करेंगे, तो कितना कंडीशन आ सकता है दोस्तों, टोटल जो है आपको 8 कंडीशन आएगी। कौन कौन, तो आइए हम लोग दिखा देते हैं। ये कीजिएगा 3 सिक्कों को, तो टेल 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 आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है। अभी तक 3 कंडीशन बना, ठीक है। टेल टेल हेड आ सकता है, टेल टेल हेड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बनेगा टेल हेड हेड आ सकता है, ठीक है। फिर हेड टेल हेड आ सकता है, ठीक है। फिर हेड हेड टेल आ सकता है, ठीक है। फिर हेड 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 आ सकता है ना। तो ये हमारा कंडीशन 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कंडीशन बने यहाँ पे आपने देखा, ठीक है। तो ए और बी दोनों जो है 3 सिक्के हैं, तो उसको उछालेंगे ना दोस्तों, तो एन जो होगा हमारा कितना आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर देते हैं। जो 8 आया कंडीशन, टोटल 64 कंडीशन होंगे, है ना। तो यहाँ पे 8 सैंपल हमारा आ रहा है, और तीन तीन में जो है 2 हेड है। 3 में कितना है दोस्तों, 3 जो सिक्के किया जा रहा है उसमें 2 क्या आ रहा है, 2 जो आ रहा है दोस्तों आपके पास हेड आ रहा है, ठीक है। और एक जो है, एक में जो 3 क्या हो रहा है, हेड हो रहा है, और एक में क्या हो रहा है, शून्य हेड आ रहा है। यहाँ पे ए और बी दोनों जो है 3 टॉस करते हैं, तब एन का क्या निकलता है, तो देखिए यहाँ पे क्या निकलेगा दोस्तों, सभी का जो आया है आपके 3 का होल स्क्वायर करिए, प्लस 3 का होल स्क्वायर, प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 1 का होल स्क्वायर, सभी को करिए तो 9 और 1, यहाँ पे 9 और 9 18, 19 1 20, टोटल आ गया आपके पास 20 आ गया दोस्तों, ठीक है। ये हमारे पास 20 आ गया। अब जो हम निकालेंगे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, और जो इवेंट हुआ है, तो टोटल इवेंट जो है हमारा कितना है 64, उसमें आया कितना है 20, इसको डिवाइड कर सकते हो, 2 से काटिए 10, 2 से काटिएगा 32, और छोटा होगा 5/16, इससे छोटा तो होगा नहीं 5/16, तो आंसर हमारा क्या बना 5/16। तो जो हेड आने की प्रायिकता है वो क्या होगी 5/16, आंसर बनेगा हमारा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 बेलन की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 3:5, 3:5 है, और उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है, बेलन का और बेलन के त्रिज्या और उसकी ऊंचाई का अनुपात दिया है, उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का हमें अनुपात निकालना है। 2 बेलन है दोनों, देखिए निकालते हैं हम लोग। दोनों बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होता है, आपको बता दें 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH, नीचे भी 2 पाई RH रखेंगे, ठीक। अब सबका वैल्यू रखिए, 2 से 2 कटा, पाई से पाई कटा, RH रह गया, ठीक है, RH और ये RH, ठीक है। सभी का वैल्यू रखते हैं, देखिए इसका R कितना है 3, ठीक है।
और इसका वैल्यू है 5। इसका एच कितना है 2 और इसका एच है 3। काटिए 3 से 3 यानी कितना आ गया हमारे पास 2/5 आ गया, यानी कितना रेशियो आ गया 2:5 हमारा क्या आ गया 2:5 आंसर आ गया हमारा। तो आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, यदि cot थीटा प्लस cosec थीटा बराबर 5 है तो cos थीटा का मान हमें क्या होगा ये बताना होगा। इसको भी निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। देखिए यहाँ पे है cot थीटा प्लस cosec बराबर 5 दिया हुआ है, तो 1 प्लस cos थीटा बाई साइन थीटा, इसको करेंगे तो 1/sin, इसको करेंगे तो sin बाई cos होगा। तो एलसीएम लेके ऐसे बनाए हैं हम लोग cos बाई साइन है ना, इज इक्वल 5 हो जाएगा। 1 प्लस cos स्क्वायर बराबर 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे प्रोसेस करते हैं। तो 1 प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 cos बराबर 25 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 cos बराबर 25 माइनस 25 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 26 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos बराबर 24 आ जाएगा। 13 cos स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस 12 इज इक्वल 0 हो जाएगा। तो 13 cos माइनस 12 इंटू cos प्लस 1 इज इक्वल 0 होगा। तो हमारे पास cos बराबर 12/13 आएगा या cos बराबर -1 आएगा। आंसर हमारा क्या बनना है, आंसर जो हमारा बनना है 12/13, -1 तो इसमें है नहीं, तो आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, के निश्चित मान के लिए a स्क्वायर माइनस 3ka प्लस 3k² माइनस 1 इज इक्वल 0 है। तो मूल का गुणनफल 26 हो तो मूल क्या होगा यह बताना है। मूल क्या होगा, तो मूल जो होगा हम लोग का वो अधिलिप्त होगा, अधिक लिप्त होगा। आंसर हमारा बनेगा सी बनेगा। आइए हम लोग देख लेते हैं अधिक लिप्त कैसे आया। देखिए यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस 3k इंटू ए प्लस 3k² माइनस 1 इक्वल 0 दिया हुआ है ना। यहाँ पे मूलों का गुणनफल हम लोग पहले देख लेते हैं। तो 3k² माइनस 1 बराबर 26, तो k बराबर डजंट इक्वल 3 आएगा। तो हम लोग मान लेते हैं k बराबर 3। ठीक है, तब हमारा इक्वेशन जो होगा क्या होगा कि a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 26 बराबर 0 होगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, इज इक्वल 81 माइनस 4 गुने 26, यह जो होगा 0 इससे बड़ा होगा जो भी आएगा। तो अतः मूल जो है अधिलिप्त होगा ना। तो आंसर हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया अधिक लिप्त। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है कि 20x² इंटू x माइनस वाई एवं 35xy² इंटू वाई एक्स माइनस वाई का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा हमें बताना है। तो एलसीएम मतलब गुना करना होता है। तो आइए हम लोग गुना करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। देखिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। 20x² इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने x² एक्स माइनस वाई होगी। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए तो 35xy² इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल 5 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू y² इंटू एक्स माइनस वाई होगी। तो इसलिए एलसीएम जो होगी हमारी 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल x² y² इंटू एक्स माइनस वाई होगी। तब हमारा क्या निकलेगा कि 140 x² y² इंटू एक्स माइनस वाई आएगा, है ना। तो क्या आया है हमारे पास, x² माइनस वाई आया है 40xy, 40x²। आंसर बना है हमारा डी बना है, राइट आंसर क्या बना है 140x² y² इंटू x² माइनस y²। आंसर हमारे पास जो आया है दोस्तों यह क्या आया है, बी आया है
140 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई आया है। डी नहीं आया दोस्तों, आंसर बी आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समकोणीय त्रिभुज के 3 भुजाएं पूर्णांक लंबाई की है जो कि एक समानांतर श्रेणी बनाती है। इनमें से एक भुजा की लंबाई हो सकती है, तो कितनी हो सकती है? तो आइए इसको निकाल के देख लेते हैं कितनी हो सकती है। देखिए आपके पास दिया है कि हम सपोज मान लेते हैं क्या कि समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः एक जो है a माइनस डी है और एक क्या है a है और एक मानते हैं a प्लस डी है। ठीक है, ये 3 भुजाएं हैं जहां पे d क्या है? सर्वांतर है, मतलब डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है ना, d 3 भुजाओं का योग कर लेते हैं, a प्लस डी प्लस a माइनस डी होगा। ऐड करेंगे 3a प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3a आ गया हमारा क्या? तीनों भुजाओं का योग। तो a बराबर क्या लिखेंगे? a बराबर तीनों भुजाओं का योग जो आया है मेरा 3a बाई 3, 3 से 3 काटिए यानी क्या आ जाएगा? a से a कैंसिल हो गया, तो अर्थात a जो है हमारा 3 के किसी गुणज में होगा, क्योंकि यह जो है पूर्णांक भिन्न नहीं है। तो a का संभावित मान 3 के गुणज, यानी 3 का गुणज देखते हैं इसमें कौन है? 3 का गुणज जो है दोस्तों ये तो होगा नहीं, ये होगा भी नहीं, ये भी नहीं होगा, तो 3 का गुणज सिर्फ बच गया 81। तो आंसर क्या बन गया हमारा? a बन गया। अगला देखिए, यदि समीकरण a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी बराबर 0 का मूल 1 हो, तब दूसरा मूल हमें क्या होगा यह बताना है। तो आइए दूसरा मूल हम लोग निकाल के देख लेते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है कि a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए प्लस ए माइनस बी है। ठीक, तो आइए अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा मतलब मूल्यों का योग क्या होता है? माइनस बी बाई ए, तो माइनस एक्स का गुणज, जो एक्स का गुणज है बाई एक्स स्क्वायर का गुणज लिखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे एक प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, यानी इसका सी माइनस ए होगा इंटू बी माइनस सी होगा। और बीटा बराबर क्या लिखेंगे? माइनस बी सी प्लस ए बी बाई ए बी माइनस ए सी होगा। माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इधर प्लस था तो उधर जाके माइनस में आ गया। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा? बीटा बराबर माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस ए सी हो जाएगा बाई ए बी माइनस ए सी होगा। ठीक, इज इक्वल क्या लिखेंगे? इक्वल ए सी माइनस बी सी बाई ए बी माइनस ए सी होगा इक्वल सी कॉमन कर देंगे इसमें, तो क्या बचेगा? ए माइनस बी बट्टा ए इसमें कॉमन कर देंगे तो बी माइनस सी बचेगा, है ना? बी माइनस सी बचेगा। आंसर हमारा क्या आ गया? ए माइनस बी वाला आंसर हमारा आ गया है डी इसमें। तो राइट आंसर क्या बन गया? डी। अगला देखते हैं, दिया हुआ त्रिभुज एबीसी एवं डीईएफ दो समरूप है। दिए गए हैं ए बी अनुपात डी 2:3 है और त्रिभुज एबीसी का परिमाप 4 सेंटीमीटर है। तो डीईएफ का परिमाप हमें बताना है कि क्या होगा। तो ये हम लोग निकालते हैं इसकी परिमाप। समरूप है तो आपको पता है सभी भुजाएं और उसके कोण जो है बराबर होंगी ना। तो देखिए समरूप है हमारा, तो एबीसी जो त्रिभुज है एबीसी बटा त्रिभुज डीईएफ होगा, ए बी बाई डीई होगा। इसका दिया है 4, इसका तो दिया नहीं है, डीईएफ का इसी का निकालना है बाई 2/3 दिया हुआ। इससे काटिए 2 टाइम्स में, 2 3 या 6, यानी इस त्रिभुज का परिमाप जो होगा डीईएफ का कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बने? 6 सेंटीमीटर। देखिए 6 सेंटीमीटर कौन है? सी आंसर बनेगा इसमें। अगला देखिए शीर्ष ए दिया है -5 और 7, बी दिया हुआ -4 और -5, सी दिया है 4 और 5। आने वाले त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये निकाल लेते हैं क्षेत्रफल इसका। आपको फॉर्मूला याद होगा क्योंकि हम लोग ने बहुत सारा सेट कर लिया है। तो x1 यहाँ पे दे रखा है आपके पास -5, ठीक, x2 भी दे रखा है -4 और x3 भी दे रखा है आपके पास 4, ठीक है ना। y1 दे रखा है आपके पास 7, y2 दे रखा है आपके पास -5 और y3 दे रखा है आपके पास 5।
फार्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है 1/2 x1 इंटू y3 - y1 होता है, प्लस x2 इंटू y1 - y3 होता है, प्लस x3 इंटू y2 - y1 होता है। अब इसको ब्रैकेट घेरते, सभी का वैल्यू हमने लिख दिया है यहाँ पे, बस इसका वैल्यू आपको रखना है। तो आइए हम लोग वैल्यू रख देते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 1/2, ठीक है, -5 इंटू 5 ये हो जाएगी प्लस, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा +4, माइनस में 4 रहेगी, इंटू 7 - 5 +4 -5 -7 होगी, है ना। आइए आगे कैलकुलेट करते हैं। 1/2 ये हो जाएगी आपके, ये 5 5 10 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, माइनस में 50 प्लस ये माइनस में 8 हो जाएगा, प्लस माइनस में 48 हो जाएगा, होगा ना। ब्रैकेट को अंदर रखते हैं, फिर आगे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा सबका, 1/2 मल्टीपल -1 106 106, इसको काटिए, माइनस में है ना, तो ये माइनस इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 5 और 3, तो आंसर तो माइनस में लिखा नहीं जाता है, तो आंसर हमारा 53 आया है। 53 कौन सी है, आंसर बी है, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदु दिया हुआ ए 2 और 6, बी दिया है 5 1 में मिलने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में आंतरिक विभाजन करते हुए, तो सी का हमें निर्देशांक बताना है, क्या आएगा। तो ये सी का निर्देशांक हम लोग बताते हैं, यहाँ ए और ये बी, यहाँ पे हमें सी है, ठीक है। इसको हम लोग एक्स और वाई ले लेते हैं, और इसका वैल्यू दिया है 2 और 6, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 5 और 1 दिया है ना, तो ये x1 ले लेते हैं और ये y1 है, ठीक है, और ये x2 है और ये y2 है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग बनाते हैं इसका, और कितना रेशियो में बांटा गया है, तो m इसको बोलते हैं, इसको n बोलते हैं, ये बटा गया है 2:3 के रेशियो में, ठीक है ना। तो आइए हम लोग निकालते हैं x पहले तब y निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए तो x बराबर होता है क्या है, x बराबर होता है m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n होता है, वैल्यू रखिए, m का वैल्यू कितना है 2 मल्टीपल 5 प्लस 3 मल्टीपल 2 बाई 2 प्लस 3 हो जाएगा, करिए तो ये 10 और ये 6 तो 16 हो जाएगा, बट्टा 5 होगा, ये हमारा निकल गया x का वैल्यू कितना आ गया 16/5। अब y की वैल्यू निकालना है, y इज इक्वल क्या होता है दोस्तों, तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बट्टा m प्लस n होता है। रखिए n का वैल्यू आपके पास 2 गुने y2 का वैल्यू 1 प्लस n का वैल्यू 3 गुने का वैल्यू 6, तो m प्लस n कितनी हो जाएगी हमारी 5, तो ये 2 और इन 6 × 18 18 2 20, यानी 20/5 आ रही है ना। तो x की वैल्यू कितना है 16/5 और y की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 20/5 आ गया, है ना। ये तो इससे छोटा ये हो सकता है, और 5 4 जा, तो हमारा x की वैल्यू 16/5 16/5 और 4 आ गए, है ना, इतना है। 16/5 और 4 कौन सा है, तो ऑप्शन मेरा बन रहा है दोस्तों बी बन रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष दिया हुआ है 0 6 8 12 एवं 8 0 की माध्यिकाओं का काट बिंदु क्या होगा, हमें बताना है काट बिंदु। आइए निकाल के दिखाते हैं क्या होगा इसका। देखिए एक त्रिभुज यहाँ पे दोस्तों, एक त्रिभुज है, ठीक। अब इसकी माध्यिका हमने डाला एक, इसकी माध्यिका ये और इसकी माध्यिका ये है ना, तो सभी के हमने माध्यिका बना दिया। ये ए है, बी और सी, सभी का वैल्यू दिया हुआ रख लीजिए, 8 12 8 0, इसका वैल्यू 0 6, हमें निकालना है एक्स और वाई का, ये काट बिंदु निकालना है ना, तो आइए इसी को निकालते हैं। ये वाला दिया हुआ है आपके पास, इसको हम लोग जी मान लेते हैं, ठीक है, और एक्स वाई इसको निकालना है हमें, तो एक पहले हम लोग निकाल के देखते हैं। एक्स बराबर क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 लिखेंगे, तीनों को ऐड करिए, तीनों को ऐड करिए 16/3 आएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 16/3। अब y की वैल्यू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 लिखेंगे, सभी को ऐड कीजिए, 6 प्लस 12 प्लस 0 बाई 3 ऐड कीजिएगा, फिर 12 6 18 3 से काटिएगा तो 6 टाइम में आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6,
तो जी एक्स जो जी आपका निकला एक्स वाई का वैल्यू जो निकला ये कितना आ गया 16/3 और 6 आ गया। देखिए 16/3 और 6 कौन है? आंसर है हमारा सी। अगला प्रश्न है हमारा कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित करते हैं तो चाप की लंबाई हमें क्या होगी बताना है। चाप की लंबाई क्या होती है दोस्तों? थीटा/360 गुने 2 पाई r होती है। ये फॉर्मूला होती है चाप की लंबाई का। इस पे रख लीजिए, थीटा का वैल्यू दिया ही है 30 रखते हैं और पाई का वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू कितना है 7 है तो सबका वैल्यू तो दिया हुआ है, रखिए यहाँ पे 30/360 गुने 2 गुने 22/7 गुने 7 हो जाएगी। 7 से 7 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, इससे काटेगा तो 1 और 2 टाइम्स में कटेगा, इसको काटेगा 6 टाइम्स में, इसको काटे 3 और इसको 11, यानी आंसर आ गया 11/3। आंसर तो हमारा बी ही दिख रहा है, तो राइट आंसर क्या हो गया बी। अगली सेक्शन जो आता है हम लोग का वो आता है विज्ञान। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है? किस कारण से होता है दोस्तों? साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। आंसर हमारा बनेगा डी। इमली खट्टा क्यों होता है दोस्तों? टार्टिक अम्ल के कारण होता है। सिरका एसिटिक अम्ल के कारण होता है। वायु एक क्या है? वायु जो है दोस्तों क्या है? एक मिश्रण है। अगला देखिए विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? कौन असत्य है? तो जल में अधिक विलय होता है, यह यहाँ पे गलत होगा। आंसर बनेगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु जो मिश्रण है पारद युक्त मिश्र धातु होती है। आंसर बनेगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए कोयला का सामान्य प्रकार है। कोयला का सामान्य प्रकार क्या है? बिटुमिनस। आंसर बनेगा ए। अगला देखिए एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है भारत का, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी क्या है? बाघ है। आंसर डी बनेगा। अगला देखिए बाघ को वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेला टाइग्रिस है। लिनियास। और मयूर को क्या बोलते हैं दोस्तों वैज्ञानिक नाम? पाओ क्रिस्टेसस बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला देखिए निरसंग नृशंस प्राणी कौन सा है? नृशंस प्राणी कौन है? तो यह है व्हेल। आंसर बनेगा बी व्हेल। जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछली मर जाती है, क्यों? क्यों मर जाती है? क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। आंसर बनेगा सी। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? किस प्रकार पहचानते हैं? एक दूसरे को नृत्य से पहचानते हैं। आंसर बनेगा सी। नृत्य से पहचानते हैं मधुमक्खी। और चींटी दोस्तों वो एक प्रकार की गंध छोड़ते हैं जिसके कारण एक दूसरे के पीछे पीछे चले जाते हैं ना, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे सी, नृत्य के कारण। अगला देखिए मनुष्य के जीवन काल में कितने कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो आंसर बनेगा सी बनेगा इसका। 20 दांत जो होते हैं 2 बार विकसित होते हैं मानव के जीवन में। अगला देखिए मनुष्य शरीर की पैर मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो यह होती है खोखली होती है। आंसर बनेगा एक खोखली। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? कितनी अस्थियां होती है? आंसर बनेगा ए 29 होते हैं, जिसमें 8 अस्थि कपाल में होते हैं, 14 जो है चेहरा पे होता है और 6 जो है कर्ण तथा एक जो होता है दोस्तों गले की हड्डी होती है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। कौन पूर्वज है? क्रोमैग्नन मानुस है। आंसर बी है। माँ पौधे के भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, किससे मिलता है? आंसर होगा यहाँ पे डी। ए और बी, बीजों से और कटा तना से। 80% से अधिक तेल पाए जाने वाला पदार्थ कौन है? जल है। आंसर डी है। इंसुलिन प्राप्त होता है, किससे इंसुलिन प्राप्त होता है? तो इंसुलिन प्राप्त होता है आपको डालिया की जड़ों से। आंसर बनेगा बी। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? जीन के संश्लेषण के लिए इनको सम्मानित किया गया। आंसर बी बनेगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रफलेसिया है। आंसर बनेगा बी, रफलेसिया सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन है? वुल्फिया है। ये भी याद रखिए, सबसे छोटा वुल्फिया। तना काट
तना कटा आमतौर पे किसके प्रावधान के लिए प्रयोग में किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? गन्ना में किया जाता है। आंसर बनेगा बी। तना काट आमतौर पे किसके प्रवर्धन के लिए किया जाता है? तो गन्ना के लिए। गन्ना। अगला है मटर पौधा है, मटर जो है पौधा है साग। आंसर बनेगा साग है। अगला सेक्शन जो आता है सामाजिक अध्ययन आता है। देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? किस काल में पड़ती है? तो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है। आंसर बनेगा हमारा डी बनेगा। आद्य ऐतिहासिक काल कब से कब थी दोस्तों? तो यह 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक थी आद्य ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन देखिए 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। आंसर बनेगा ब्राह्मण युग। बेगाज कुई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवता का वर्णन मिलता है। आंसर ए बनेगा। अगला देखिए गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। आंसर बनेगा सी ऋग्वेद में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि संगम युग में औरायूर किस लिए विख्यात था? औरायूर किस लिए विख्यात था? तो यह इसलिए विख्यात था दोस्तों कि यह आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। आंतरिक व्यापार का। आंसर बनेगा डी। आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली पुत्र गोसाल थे। आंसर बनेगा इसका डी। मखली पुत्र गोसाल। अगला क्वेश्चन देखिए भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? किसकी अत्यधिक थी? तो आंसर बनेगा डी। गुप्तों की सबसे अधिक है भागवत संप्रदाय में। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? किस अभिलेख से प्राप्त होता है? यह पता चलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। आंसर सी है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह कौन सा है? तो वह स्तंभ लेख जो है भाबरू स्तंभ है। आंसर डी बनेगा। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। कौन है मौन? तो यह है मिलिंद पनो। आंसर बनेगा बी। मिलिंद पनो। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? कौन दिए थे? गुप्त वंश शासक दिए थे। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? श्री गुप्त है। तो आपको बताना है सबसे अंतिम शासक कौन है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट से उद्धृत हुई है? आंसर बनेगा बी। उत्तर वैदिक काल में। अगला देखिए भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। आंसर बनेगा बी। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? किस सुल्तान के काल में? तो यह हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। आंसर बी बनेगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं सल्तनत काल के सिक्के टांका, ससगानी एवं जितल किन धातुओं के बने होते हैं? चांदी और तांबे के बने होते हैं। आंसर ये बनेगा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू होती थी? किस उद्योग से शुरू होती थी? वस्त्र उद्योग से शुरू हुई थी। आंसर बनेगा बी। निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? चाय में सबसे आगे है। आंसर सी है। भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। आंसर डी है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील जनजाति। आंसर ए बनेगा। भोपाल त्रसदी किस गैस के रिसाव से हुआ था? किस गैस के रिसाव से हुआ था? तो आंसर हमारा बनेगा मिथाइल आइसोसाइनेट। आंसर बनेगा सी। कब हुआ था? 1984 में हुआ था। अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का रीजनिंग आता है। तो देखिए अगला संख्या क्या आएगी ये हमें बताना है। इसमें 7 से 14, 14 से 28, 28 से 56। तो अगली संख्या क्या आएगी? सभी में देखिए दोस्तों 2 से गुना किया गया है ना। सभी में क्या किया? 2 से। तो आप भी 56 में 2 से गुना कीजिए तो आंसर कितनी आ जाएगी आपके पास? आंसर आ जाएगी 112। आंसर बी बनेगी। अगला देखिए विशिष्ट भाषा में इसको ये लिखा गया है तो अगले को क्या लिखा जाएगा? देखिए एग्जामिनेशन को ये लिखा गया है ना दोस्तों, तो आपको इसका बताना है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे ई का ए लिखा गया है, एक्स का टी लिखा गया ना, तो वैसे ही इसमें बताना है टी का
इसमें क्या लिखा गया था, एक्स लिखा गया था सभी पे, तो हमें बताना है। देखिए यहाँ पे सबको ब्रेक कर दीजिए। एग्जामिनेशन टोटल वर्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्ड है ना दोस्तों। सभी को बीच में डिवाइड कर दीजिए, बीच में बच जाएगा हमारा एन, क्योंकि 5 और 5 और बीच में तो एन बच जाएगा, तो एन को रहने दीजिए, ठीक है ना। इसमें भी एन आ रहा होगा, आपने देखिएगा कि इसमें भी बीच में एन है ना, तो बीच में रहने देंगे। देखिए यहाँ पे एग्जामिनी, देखिए इधर एग्जामिनी है ना बांटा हुआ, फिर इसके बाद एन ए ऐसे पूरा बांटा हुआ ना, यहाँ से भी वही करना, इसमें काउंट कीजिए, 2 4 2 6 2 8 1 9, तो कितना कितना 4 4 वर्ड बात कीजिए, इधर 4 इधर 4, तो बच गया बीच में सी, तो बीच में सी आना चाहिए आपके पास, ठीक है ना 4। तो ये देखिए इधर 4 इधर भी 4, इसमें देखिए इधर भी 4 इधर भी 4, इधर भी 4 इधर भी 4, लेकिन ये तो 3 ही है आंसर, इसमें डी तो नहीं होगा, कंफर्म है। देखिए अभी 3 हमारे पास ऑप्शन है, इस 3 ऑप्शन में से क्या आएगा, तो देखिए 3 ऑप्शन में से क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए IOUS है ना, IOUS, तो सी के बाद IOUS देखिए किसमें है, IOUS, IOUS स्टार्टिंग में देखिए IOUS, इसमें भी IOUS, 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 ये होगा नहीं, IOUS। अब बच गया हमारे पास एक और दो, ठीक है, IOUSC है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमें देखना है क्या, ANET, ANET, ANET किस में आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे ANET इसमें आ रहा है ना, ये तो यहाँ से ANET आ रहा है, हमें अपोजिट में देखना, तो आंसर हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे सी बन रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बताया क्या गया, यदि एस का अर्थ गुना है, ठीक है, और भी का अर्थ क्या है दोस्तों, भी का अर्थ घटाना है, यहाँ पे घटाना है। एम का अर्थ क्या है, जोड़ना है, ठीक है। एल का अर्थ क्या है, आपको भाग देना है, ठीक। और एस का अर्थ तो आपको गुना करना है, तभी के हमने रख दिया है, इसे कैलकुलेट कीजिए। तो आइए हम लोग कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपको कितना आ जाए, 7 - 24 प्लस 77 भागा 11 मल्टीपल 5, इसे कैलकुलेट करते हैं तो 11 7, ये 7 में 5 हो जाएगा, यानी 35 प्लस 24 माइनस 7 होगा, तो 35 और 7 कितना हो जाएगा, 42, तो 42 में हम लोग 24 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 42 में से 24 घटा दीजिए, तो आपका आ जाएगा 8 और 1 18, आंसर कितना आ जाएगा, बी 18 आ गया। अगला देखिए, एक पुरुष और एक महिला एक कमरे में बैठे हुए हैं। पुरुष की सास और महिला की सास क्रमशः माँ और बेटी है। पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है, तो पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है, पुरुष जो है उस महिला से ससुर से रिलेशन होगा। इस रिलेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है एक पुरुष है, ठीक, और इसकी ये सास, और यहाँ पे जो इसकी सास है माँ और बेटी है, ठीक है ना, माँ यहाँ पे है इसकी, और ये इसकी बेटी है, ठीक, ये इसकी बेटी है, ये पुरुष और औरत हो गए। यहाँ पे ये जो महिला है, यहाँ पे जो महिला इसकी क्या लगी, सास लगी, तो हमें इसी से ना, इससे बताना था कि क्या रिलेशन होगी। तो पुरुष महिला का क्या होगा, पुरुष जो होगा इस महिला का क्या होगा, इस महिला का पुरुष जो है ससुर होगा, क्योंकि इससे इसका रिलेशन है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ससुर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न प्रश्नों के 2 कथन दिए गए हैं, 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। यहाँ पे आइए कथन और निष्कर्ष हम लोग देखते हैं क्या है। सभी पुरुष कैदी, सभी पुरुष जो है क्या है, कैदी, तो सभी पुरुष कैदी, यहाँ पे ये कैदी हो गए, ये पुरुष हो गए, तो कोई कैदी शिक्षित नहीं, कोई भी कैदी जो है कैदी शिक्षित नहीं है, यहाँ पे शिक्षित डाल दीजिए। सभी कैदी शिक्षित हैं, सभी कैदी जो है, सभी कैदी शिक्षित है, नहीं, ये तो होगा नहीं। कोई पुरुष शिक्षित नहीं है, कोई पुरुष शिक्षित नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि कैदी, सभी पुरुष कैदी हैं, तो यहाँ पे कैदी से इससे रिलेट किया था, ये तो इससे रिलेट होगा नहीं, तो यहाँ पे कोई भी शिक्षित पुरुष नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे बी आएगा। निष्कर्ष 2 सही है। अगला देखिए, चित्र में कितने त्रिभुज हैं, हमें गिनकर बताना है कि कितने त्रिभुज होंगे, तो इसे आप काउंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आंसर आपको बता देते हैं, आंसर आ जाएगी इसका 23 आ जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे कथन और निष्कर्ष फिर दिया हुआ है कि जो हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती है ना, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती है, तो निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष है हमारा पहला कि जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती हैं,
हम किसी भी दूसरा हमारा निष्कर्ष क्या है कि हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य का कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या बनेगा दोस्तों? आंसर हमारा बनेगा, निष्कर्ष यहाँ पे जो होगा 1 और 2 दोनों ही पालन करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिया गया कथन और अवधारणा है। कथन क्या है हमारा कि छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा, मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। अवधारणा क्या है? पहला अवधारणा है कि छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए हैं। दूसरा अवधारणा क्या है कि छात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा केवल एक इसमें अंतर्निहित है, क्योंकि छात्र 2 जो है वो तैयार कर चुका है नोट्स, इसलिए उससे मांग रहा है। अगला देखिए, अगला क्या है कि नीचे दिया गया परिस्थिति है, उसके साथ प्रश्न भी दिया गया है। तो परिस्थिति के आलोक में दिए गए विकल्प को सही विकल्प चुनाव करना है। आपका दोस्त जो है नशीली वस्तुओं का सेवन करता है और आपको भी करने के लिए दबाव डाल रहा है, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या कीजिएगा दोस्तों? आप उसे मना कर देंगे। आंसर बनेगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट है कि दो कथन को पढ़कर तय करने में कौन सा विकल्प दोनों कथन के बीच संबंध बताता है। देखिए कथन क्या है हमारा? कथन है कि समाज के सभी वर्ग योग और व्यायाम के महत्व को समझने लगे। दूसरा क्या है कि समाज में शेष कर अधेड़ वर्ग के लोग में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर जो हमारा बढ़ेगा दोस्तों, आंसर बनेगा यहाँ पे डी होगा, यदि दोनों कथन 1 और 2 किसी स्वतंत्र कारण के प्रभाव है। तो आंसर हमारा बनेगा डी।